तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर कांस्टेंट, जो भी अपना रेडिएशन में बचा हुआ पार्ट है वो, उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन विद ऑफ ब्लैक बॉडी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे पहले अपन सीखते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होगा, थोड़ा सोचिए। सोलर कांस्टेंट होता है कि अगर हमारा ये सन है, ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, ओके, सन की रेडियस क्या है, आर है। सन की रेडियस क्या है, आर है। और ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, ये टेम्परेचर ऑफ सन पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सन के टेम्परेचर पर, इनर पार्ट के टेम्परेचर पर। और यहाँ पर हमारा अर्थ, ये अर्थ उन रेडिएशन को रिसीव कर रहा है। जितने रेडिएशन सन की सरफेस पर है, क्या उतनी ही इंटेंसिटी से रेडिएशन अर्थ पर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो नियरेस्ट प्लैनेट है उसके लिए सोलर कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सोलर कांस्टेंट क्या है कि सन की जो लाइट है वो जो अर्थ पर गिर रही है, तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस रिसीव्ड बाय अर्थ पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस। अर्थ के यूनिट एरिया पर एक सेकंड में कितना रेडिएशन फॉल हो रहा है ना, उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन अर्थ, है ना, फ्रॉम सन पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आए? देखिए, सन जो रेडिएशन, जैसे पानी पर आपने पत्थर फेंका, तो जो एनर्जी है वो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ज़्यादा लेंथ पर, 2 पाई आर। आया समझ में? वैसे ही सन की जो एनर्जी एक बार सन ने दे दी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से साउंड एनर्जी जो है जब इमिट हो रही है, तो वो जैसे जैसे दूर जा रही है उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास में है वहाँ पर वो कम सरफेस एरिया पर, कम स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर दूर जाने पर वो ज़्यादा स्फीयर एरिया, ज़्यादा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस तरह से सन की जो क्या है, एनर्जी इमिट कर रहा है पर सेकंड, वह जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसका मतलब यह है कि इंटेंसिटी कम होती जा रही है ना। तो लेट टेम्परेचर ऑफ सन कितना है, Ts है। रेडियस ऑफ सन क्या है, R है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू क्या है, D है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या है, D। मुझे क्या निकालना है, अर्थ पर आने वाले रेडिएशन कितने, एक सेकंड में एक यूनिट एरिया पे कितने आ रहे हैं। तो यहां पर फॉर सन जो इमिसिव पावर होती है, स्टीफेंस लॉ से, स्टीफेंस लॉ लगाते हैं, सन का टेम्परेचर कितना है, Ts है। आपको पता है कि डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा Ts टू द पावर 4। सन के यूनिट एरिया से
पर सेकंड इतने रेडिएशन निकल रहे हैं, समझ में आए? तो यहां से जो निकलने वाले रेडिएशन है ना बेटा, यहां से जो निकलने वाले रेडिएशन है उसकी वैल्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगी? वो होगी एरिया इंटू सिग्मा इंटू टी एस टू द पावर 4। समझ में आए? तो वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी एस टू द पावर 4। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में आप लोगों ने क्या सीखा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी उसी तरह की चीज लग रही है, यहाँ पर भी उसी तरह की चीज लग रही है कि ये सन है और सन के एरिया से इतनी रेडिएशन निकल रही है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो यहाँ पे रिसीव होगा ना बेटा वो वही होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि बीच में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कोई एडिशनल मिलने वाला है क्या? नहीं। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का मतलब है हीट पर यूनिट टाइम। तो जितनी यहां से निकला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आपको समझ में आ रहा है बेटा कंसेप्ट? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जितना यहाँ पे निकला उतने यहाँ पे रिसीव्ड हुआ। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने एरिया पे रिसीव्ड होगा? यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई डी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एट डिस्टेंस डी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हीट इज रिसीव्ड पर सेकंड। तो जो अर्थ पर सेकंड पर यूनिट एरिया हीट रिसीव्ड हो रही है उसको क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन के हिसाब से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन एरिया, एरिया कितना आ जाएगा बेटा? 4 पाई डी स्क्वायर, वो होगा सोलर कांस्टेंट। मतलब क्या होगा बेटा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी एस टू द पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये कैंसल। तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर टी एस टू द पावर 4 अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर क्या है बेटे? सोलर कांस्टेंट। गॉट इट? समझ में आया? तो सोलर कांस्टेंट पर क्वेश्चंस या फार्मूला नीट में ये 100% सोच के रखना कि बेटा ये फार्मूला भी मिल सकता है कि व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। चलो सोलर कांस्टेंट नहीं देखते हुए वो क्या पूछ देगा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रिसीव्ड बाय द सन सॉरी अर्थ पर सेकंड पर यूनिट एरिया। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस पर एक क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है? एग्जैक्टली हम लोग ये अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कौन डिसाइड करता है? नॉट ओनली सन, है ना, मल्टीपल फैक्टर्स हैं क्योंकि अर्थ के बनने में अंदर भी बहुत सारी एनर्जी वगैरह है। लेकिन अगर एक थॉट प्रोसेस किसी ने लिया और उसने सोचा कि क्या मैं उससे अर्थ का टेम्परेचर डिसाइड कर सकता हूँ? ओके, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कौन डिसाइड करता है? मेरी बॉडी और सराउंडिंग, है ना। मैं जिस सराउंडिंग में हूँ उसमें मेरे को जितनी हीट रेडिएशन अगर रिसीव्ड हो रही है उतनी हीट रेडिएशन को मैं इमिट कर रहा हूँ इन ए गिवन टाइम, तो क्या होगा? मेरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और मैं इक्विलिब्रियम में माना जाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा मैं किसी ऐसे सराउंडिंग में हूँ जहाँ पर मैं ज़्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, रेडिएशन इमिट कम कर रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एनीवे अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और उसमें हम ये सपोज करते हैं कि सन से जितनी हीट रेडिएशन हम रिसीव कर रहे हैं, सन इज द सोर्स, उससे हम जितनी हीट रेडिएशन क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, और उतनी हीट रेडिएशन अर्थ क्या हो रहा है? इमिट कर रहा है ना, इन ए गिवन टाइम या पर सेकंड। तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ? समझ में आया? तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फाइनल आंसर भी ध्यान रखना कि लेट
अर्थ अर्थ एंड सन सिस्टम in which earth is in equilibrium, है ना। अर्थ सन का टेम्परेचर सिस्टम दिया है जिसमें अर्थ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। Ts इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सन आर रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ सन, है ना, d डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, स्मॉल r रेडियस ऑफ अर्थ, then find temperature of earth, temperature of earth। ओके, गुड क्वेश्चन, आने लायक है, समझ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए मैंने थॉट प्रोसेस आपको बताई थी ना बेटा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये सन होगा, ये अर्थ होगा, यहां से जो हीट रेडिएशन रिसीव्ड कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इन कर रहा है, यहां से वो क्या करेगा, पूरी सरफेस से आउट करेगा। आया समझ, एब्जॉर्ब कहां से कर रहा है, द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द अर्थ, समझ में है। इट इज लाइक, अर्थ इज लाइक ए बॉल, बॉल के यहां पर क्या हो रहा है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है, और इमिट क्या कर रहा है, पूरा अर्थ कर रहा है। गॉट इट, ठीक है बेटा। तो यहां पर सोलर कांस्टेंट पता है आपको, सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा आर स्क्वायर टी एस टू द पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझा क्या बेटा अनवई, आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है वो है 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी सन से अर्थ पर आने वाली पर यूनिट एरिया पर जो रेडिएशन है वो 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर की है, यानी 2 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जहां तक मुझे ध्यान। ये सोलर कांस्टेंट। अब ये तो यूनिट एरिया पे है, तो सन अर्थ कितनी हीट रेडिएशन रिसीव कर रहा है ना, वो कहां से, सोलर कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। और अर्थ कितनी रेडिएशन इमिट कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थ के टेम्परेचर पर और उसके सरफेस एरिया पर। गॉट इट। अरे भैया डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी टू द पावर 4। अर्थ का टेम्परेचर क्या मान लिया, टी, है ना। तो यहां पर मैं आपको अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस received by earth from sun इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी इंटू ए पर सेकंड। डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
है ना, लेकिन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए नहीं निकालना है अपने को, टोटल हीट रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ निकालना है। तो ये क्या होगा बोलो, सिग्मा आर स्क्वायर टी एस टू द पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द अर्थ। एरिया ऑफ द अर्थ इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वाई इट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर? क्योंकि ये वाला एरिया होगा। अब यहां पर कर्व सरफेस एरिया क्या है दोस्त, 2 पाई आर स्क्वायर, बट इट इज नॉट 2 पाई आर स्क्वायर, इट इज, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर पे नहीं, वो प्रोजेक्शन पे पड़ेगी। समझी बेटा, प्रोजेक्शन क्या है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। तो इतनी रेडिएशन हमारा अर्थ रिसीव कर रहा है, और अर्थ के टेम्परेचर से उसकी, जैसे मेरी बॉडी जो है जितनी हीट रेडिएशन इमिट कर रही है, वो कौन डिसाइड करेगा, मेरा टेम्परेचर स्टीफेंस बाबू से। एंड बाय स्टीफेंस लॉ amount of heat radiations emitted by earth, वो क्या होगा, सिग्मा पर यूनिट टाइम। वो किसके बराबर होगा, सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू दी पावर 4। ए किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4। गॉट इट? क्योंकि रिसीव्ड, इमिट कौन कर रहा है, इमिट कौन कर रहा है, पूरी अर्थ। गॉट इट? ये इमिट के लिए। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिसीव्ड इज इक्वल टू इमिटेड, यानी कितना होगा, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू टी एस टू दी पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4। जो जाते हैं उनको जाने दो, बाकी को अपने साथ आने दो। तो क्या हो गया बेटे, टी ई इज इक्वल टू टी एस इंटू वॉट, आर बाय डी, आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, वॉट अपॉन 4 टू द पावर वॉट 1/4। समझो? तो दिस इज द अर्थ's temperature whenever it is considered as कि अर्थ, सन हीट रेडिएशन इमिट कर रहा है, सन उसको रिसीव कर रहा है, और हमारी अर्थ काय में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई। ओके, तो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इट इज द लास्ट थिंग, मैक्सवेल distribution of black body radiation। इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को हम स्प्लिट करते जाएंगे, समझ में? ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को स्प्लिट करते जाएंगे और उसको समझेंगे। अच्छा पार्ट है, इसको समझना के लिए हम लोग क्या करेंगे मान लेते हैं कि ये फेरिस की ब्लैक बॉडी, यहां पर क्या है, ये रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं। ये रेडिएशन को अगर मैं प्रिज्म से पास कराता हूं तो मुझे क्या मिलते हैं, 7 कलर्स तो विजिबल होते हैं।
लेकिन प्रिज्म का काम क्या होता है? तोड़ना। तोड़ना यानी कि जो रेडिएशन यहाँ पे निकल रहे हैं उसको वो किसके हिसाब से स्प्लिट कर देता है? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तोड़ देता है। इसमें से ये विबग्योर हमें दिखाई देता है, लेकिन इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ये सारे रेडिएशंस निकलते हैं और उनको वो क्या करता है? स्प्लिट करता है। दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको स्टडी कर सकते हैं। समझ में आया? तो कंसेप्ट ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि ब्लैक बॉडी जिन रेडिएशन को इमिट कर रही है उसको कैटेगराइज करो, उसको समझो किसके हिसाब से? वेवलेंथ के हिसाब से, उसको स्प्लिट कर दो। तो यहाँ पर एक चीज आपको पता होगा, ई लेमडा होता है। ई लेमडा का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। The meaning of spectral emissive power is what? Delta Q upon A delta T. यानी amount of heat radiation emitted by body, black body, for a given range of wavelength, lambda 2 lambda plus d lambda upon A dt. इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। इसको हम एक और वर्ड से बताते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ए गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ। समझा? इसको हम आई से भी बताते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ए गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ये दोनों क्या है? सेम चीजें हैं। अब हम जब ब्लैक बॉडी के लिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ए गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना, उसको समझना, ये आपके लिए अभी का मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिलाकर यहां पर बेटा हमने यहां पे क्या लिया? ई लैम्डा और आई वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर पहले मैंने क्या करा, यहां पर ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर कितना है? से T1। ब्लैक बॉडी T1 टेम्परेचर पर है और तूने जब इसके इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन उसका ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है। जब बॉडी का टेम्परेचर कितना है? T1 केल्विन। अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, बॉडी का टेम्परेचर एट T2 केल्विन कर देता हूं और T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है T2 केल्विन पर। एंड देन अगर मैंने एक बार और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया एट T3 केल्विन ले लिया और T3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन T2, तो ये ग्राफ जो है वो मुझे कुछ इस तरह का मिला, है ना। यानी एक पहाड़ पे दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, ऐसा, और थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ। अब इससे हमें क्या क्या इंसल्ट होती है, रिजल्ट मिलती है, उसको हमको समझना। इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। गॉट इट? T3 केल्विन। T3 केल्विन किसका टेम्परेचर है? टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ग्राफ्स ऊपर 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 जाता जा रहा है ना। अब इस ग्राफ से आपको क्या सीखना हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ग्राफ इज कंटिन्यूस।
ये ग्राफ क्या है बेटा? कंटिन्यूस है। कहीं पे ब्रेक हुआ नहीं, हुआ, ग्राफ कंटिन्यूस है। यानी क्या, इस ब्लैक बॉडी के जो इस रेडिएशंस निकल रहे हैं ना, इस रेडिएशन में हर एक वेवलेंथ के साथ कुछ न कुछ एनर्जी एसोसिएटेड है। नहीं समझा? ग्राफ कंटिन्यूस कब होगा? जब आपको हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस मिलेंगी। समझ गया? ब्लैक बॉडी सभी को एब्जॉर्ब करती है, और जब एब्जॉर्ब करिए सभी को, तो वो इमिट भी क्या करेगी? सारे हीट रेडिएशंस को इमिट करेगी। तो पहला पॉइंट है, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस, है ना? हियर ब्लैक बॉडी रेडिएट light, radiate energy which is small for very small wavelength and very large wavelength। देखो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या जो लाइट वो पर सेकंड पर यूनिट एरिया रेडिएट कर रही है, वो कम है किसके लिए? कम वेवलेंथ के लिए और बहुत ज़्यादा वेवलेंथ। इट इज मैक्सिमम फॉर इंटरमीडिएट वेवलेंथ। समझ गया? ये ग्राफ कंटिन्यूस है तो और आगे समझते हैं कि बहुत कम वेवलेंथ या बहुत ज़्यादा वेवलेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है? कम है, और इंटरमीडिएट वेवलेंस के लिए क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा है। समझ गया? ठीक है। दूसरा, इसको हम ऐसा भी समझा सकते हैं कि अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ता है, ये किसी एक के लिए मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद में क्या होता है? डिक्रीज होकर टेंडिंग टू जीरो होता है ना? इस ग्राफ को ऐसा भी समझा सकते हैं। अब मैं वो लिखूंगा नहीं, क्योंकि एक ही मतलब है यार, एक ही चीज़ को बार बार दिखाने से अननेसेसरी फायदा नहीं है। एक चीज़ है कि अगर मैं किसी गिवन टेम्परेचर पर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, चाहे वो टेम्परेचर किसी भी गिवन वेवलेंथ के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या हो रहा है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ रहा है। कोई से भी गिवन वेवलेंथ के लिए अगर मैं क्या बढ़ाया बेटा? टेम्परेचर बढ़ाया, तो ब्लैक बॉडी उस वेवलेंथ के लिए जो इंटेंसिटी इमिट कर रहा है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही। तो फॉर अ गिवन वेवलेंथ, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए क्या बताया? λ1 एंड λ2। एग्जांपल के लिए क्या बताया? λ1 एंड λ2। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, देन क्या हो रहा है बेटा? देन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस। गॉट इट? तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हो गया? बढ़ गए। ठीक। यहां पर एक और चीज है कि ये क्या है? लैम्डा मैक्सिमम 1, ये क्या है? लैम्डा मैक्सिमम 2, और ये क्या है? लैम्डा मैक्सिमम 3।
ये वो वेवलेंस है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मिल रहा है। समझ में आया? सुनिए, इसको मैं नए पेज में एक्सप्लेन करते जाऊं कि यहीं पे एक्सप्लेन करते जाऊं, तो दोनों काम करता हूं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेपरेट रहेगा। देखो, अभी जो ग्राफ आया था ना, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आया था। गॉट इट? है ना? ये ग्राफ किसके लिए था? ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा। चलो, तीसरा पॉइंट जो मैंने बताना है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या देता है? एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या देता है? एरिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ वाई की जगह क्या आएगा? ई लैम्डा। डी एक्स की जगह क्या आएगा? लैम्डा। यस और नो? और इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से इंफिनिटी, क्योंकि इट इज रेंजिंग फ्रॉम, वेवलेंथ इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ कर्व अंडर लैम्डा एक्सिस। यानी कि इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का क्या है? जो एरिया है, इस ग्राफ का एरिया ये होगा, और ये एरिया क्या होगा? टोटल इमिसिव पावर। ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन क्या होता है? टोटल इमिसिव पावर। और टोटल इमिसिव पावर क्या होगा? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से इट इज सिग्मा इनटू टी टू द पावर। नहीं समझे? तो यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट यह आ रहा है कि एरिया ऑफ कर्व अंडर वेवलेंथ एक्सिस is directly proportional to fourth power of temperature of body। म्हणजे ये जो एरिया आएगा, दैट एरिया A1, अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या है? T1 है, तो A1 इज प्रोपोर्शनल टू T1 टू द पावर 4। दूसरा वाला एरिया जो आएगा वो क्या होगा? T टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल। इस पे कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, समझा? दिस इज द थर्ड। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो, अगर मैं यहां की वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम 1 ले रहा हूं, यहां की वेवलेंथ क्या ले रहा हूं? लैम्डा मैक्सिमम 2 ले रहा हूं, यहां का टेम्परेचर T2 केल्विन है, यहां का टेम्परेचर T3 केल्विन। आया ना समझ में? यहां की वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम 3 ले रहा हूं, इधर का टेम्परेचर T3। तो अभी मैंने फोर्थ पावर लॉ बता दिया कि इसका कंप्लीट एरिया क्या देता है? फोर्थ पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पर जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इमिसिव पावर मिल रही है ना, यानी कि ये, इसको हम क्या बोलेंगे? ई लैम्डा मैक्सिमम। तो द वेवलेंथ for which we get maximum intensity of radiation, है ना, यानी E lambda maximum is proportional to T to the power 5। E lambda maximum, total E is proportional to T to the power 4। हाँ बेटा, ये क्या कहलाता है? टोटल E। समझा? टोटल इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। लेकिन ये वाली जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है ना, ये फिफ्थ पावर ऑफ
एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। इसको बोलते हैं फिफ्थ पावर लॉ। फिफ्थ पावर लॉ, समझा? नेक्स्ट, एक और कंसेप्ट है कि जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मिल रहा है, द वेवलेंथ फॉर विच वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट वेवलेंथ्स आर लैम्डा 1 मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम 2। ये किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है? T2 के करस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ब्लैक बॉडी का, तो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मिल रहा है ना, वो वेवलेंथ लोअर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब यह कि लैम्डा मैक्सिमम 1 इंटू T1 इज इक्वल टू लैम्डा मैक्सिमम 2 इंटू T2 इज इक्वल टू सो ऑन, एंड दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट B। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.293 मीटर केल्विन। चेक कर लीजिएगा इसको। आई थिंक 2.93 इंटू 10⁻³ क्या है? 2.82 इंटू 10⁻। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने जो पहले बोला था वो क्या बोला था? 0.293 है ना। अभी उसमें 2.82 सेंटीमीटर पर केल्विन बोला है, 0.28 सेंटीमीटर केल्विन। हाँ तो सही है फिर, है ना। कई जगह 2.82 लिखा है और कई जगह 2.93 लिखा है, समझ गया? मीटर केल्विन में ये यही आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस लॉ को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस लॉ को क्या बोलते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब यहां पर ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, ये किसी बॉडी के कलरफुल होने का एक एक्सप्लेनेशन। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा कि जब हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई बॉडी बहुत हाई टेम्परेचर पर है तो उस बॉडी के 7 कलर्स जो हैं वो कंटिन्यूशन में दिखेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक कलर मैक्सिमम इंटेंस कलर होता है, और वो कलर जो मैक्सिमम इंटेंस होता है ना, उसके दोनों तरफ जाने पर इंटेंसिटी कम होती जाती है। और हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, अगर बॉडी का टेम्परेचर हमने बढ़ाया गया तो वो जो मैक्सिमम इंटेंस कलर है ना, वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो यहाँ पर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि लैम्डा मैक्सिमम is inversely proportional to 1/T⁴. And as you increase the temperature of black body, वो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मिलती है ना, वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है? लोअर वेवलेंथ की तरफ। अब ये है, अगर किसी ने बोला कि तुमने ब्लैक बॉडी का किसी टेम्परेचर पर क्या देखा? स्पेक्ट्रम देखा, और उसमें ये कहा कि ऑरेंज कलर जो है वो मैक्सिमम इंटेंस कलर मिल रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या किया? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया ब्लैक बॉडी का, तो ये मैक्सिमम इंटेंस कलर जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, और इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ।
तो इस पर ऑब्जेक्टिव बने हैं, समझा? तो उसके चांसेस जो है वो 4 ऑप्शन में जो सही होगा वो एक ही होगा, क्योंकि उसको मजाक करना नहीं है, उसको क्वेश्चन पूछना है। समझ गए? अब ये क्या कहलाता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और जो फिफ्थ पावर लॉ है ना, वो भी वीन्स ने बताया था, उसको वीन्स फिफ्थ पावर लॉ बोलते। अब इतना जो है, ये सब समझने के बाद में जो लैम्डा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। आप जब टेलीस्कोप से किसी प्लैनेट का या किसी मून का या किसी स्टार का रेडिएशन रिसीव करते हो, तो उसमें ये पता गिरता है कि कौन सी वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम इंटेंस कलर है। उससे हमें क्या पता पड़ जाता है? उस जगह का टेम्परेचर पता पड़ जाता है। तो पहले अर्थ से कोई मून पर अभी शायद ही गया है, जो भी गया होगा चलो गया होगा, नील बटे सन्नाटा वगैरह, है ना? तो जो मून पर गया है, वहां पर जाने के पहले हमने अगर मून का टेम्परेचर डिसाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? मून का जो स्पेक्ट्रम है वो देखते हैं। उस स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मिल रही है वो पता गिरती है, कुछ नैनोमीटर में आती है, और उससे हमें क्या पता पड़ता है? मून का टेम्परेचर पता करता है। तो यहाँ पर इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ एनी स्टार, मून और एनी प्लेनेट, लेकिन उसके रेडिएशंस को आपको रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है? अब इतना तक तो हर कोई पढ़ा देगा, चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद में भी इतना जितना मैंने सिखाया ना, उसको मैं और इलोबरेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी टाइम जितना है उसके हिसाब से मैं आपको पूरा नहीं, कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ। अब देखिए, आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या देता है? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का ग्राफ, है ना? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्लैंक्स, उसने इस ग्राफ को यहाँ पर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा को मैथमेटिकली समझाया। इसमें कोई रिलेशन होगा, इसलिए उसका कोई मैथमेटिकल रिलेशन आएगा। तो उसने ये बताया कि ई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई सी के टी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 होता है। क्या होता है? 2 पाई सी के टी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, 2 पाई तो अपने घर की बात हो गई है ना। K is the Boltzmann's constant, T is the absolute temperature of body and lambda to the power 4 is the wavelength, है ना? तो ये प्लैंक्स ने समझाया। अब प्लैंक्स ने समझाया तो लोगों ने मजा आया, लोगों को अच्छा लगा कि हाँ यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आया समझ में? क्यों? क्योंकि इससे फिफ्थ पावर लॉ को एक्सप्लेन कर पाया, है ना? फिफ्थ पावर लॉ क्या कहता है कि इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। तुम बोलोगे सो टी टू द पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, टी टू द पावर 5 के किससे प्रोपोर्शनल है? बेटा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। कब? मैक्सिमम के लिए, सिर्फ मैक्सिमम के लिए वैलिड। तो लैम्डा अगर टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये टी टू द पावर 5 के प्रोपोर्शनल आया ना। वेरी गुड। और उससे क्या हो गया? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी वेरीफाई हो गई। लेकिन इस ग्राफ में गड़बड़ क्या है? इस ग्राफ को लोगों को अच्छा लगा, लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि फॉर वेरी स्मॉल वेवलेंथ ई लैम्डा इज वेरी हाई। अरे भैया ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि लैम्डा की लो वैल्यू के लिए ई लैम्डा इज वेरी हाई, विच इज फॉल्स। फॉल्स है तो हट गया। तो फॉल्स को रेले ने एक्सप्लेन करा कि भाई तू जा प्लैंक्स में आता। तो दूसरा आया रेले, स्पेलिंग कुछ ऐसी होगी, है ना? रेले, रेले करके जो साइंटिस्ट था उसने वो बताया था कि रेड कलर से सिग्नल क्यों बनाते हैं, स्काई ब्लू क्यों होता है, इन सब की चीज़ों के एक्सप्लेनेशन रेले क्राइटेरिया से मिलते हैं। स्कैटरिंग के बारे में उसने बताया था, है ना?
आया समझ में? तो यहाँ पर रेले क्राइटेरिया क्या था या रेले ने क्या बताया इस के लिए इक्वेशन, तो उसने शायद से इक्वेशन दिया था ई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एच सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 इंटू इन द ब्रैकेट ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस। ओके, जहां तक मेरा सवाल है वहां तक ये सही होगा। ओके, आया समझ में? अब ये बंदे ने ये इक्वेशन दी। ओके, अब अगर मैं e टू दी पावर x का फॉर्मूला बताता हूँ ना, तो e टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। शायद मैथ्स वाले ने सिखाया होगा, है ना? और इसकी अगर मैं एक्स की इसकी वैल्यू को निग्लेक्ट करता हूँ, बहुत स्मॉल मानता हूँ, है ना, इसकी वैल्यू को अगर स्मॉल मानता हूँ तो 1 प्लस एक्स ही लिखूंगा, और 1 प्लस एक्स लिखूंगा ना तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा के टी आएगा। और एच सी अपॉन लैम्डा के टी रखा तो ऊपर वाला एच सी कैंसिल होगा, ऊपर सी बचेगा। एक लैम्डा से ये लैम्डा टू दी पावर 4 हो जाएगा, के टी ऊपर आ जाएगा, तो सी के टी 2 पाई सी के टी अपॉन लैम्डा टू दी पावर 4, यानी कि ये किसके लिए? एच सी अपॉन लैम्डा के टी की लो वैल्यू के लिए उसके बराबर है। और एच सी अपॉन लैम्डा के टी की लो वैल्यू का मतलब क्या है? इट इज वैलिड फॉर हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा। एच सी अपॉन लैम्डा के टी कब लो होगा? जब लैम्डा की हाई वैल्यू के लिए होगा। ऐसे भी वो वाली चीज जो है वो लैम्डा की हाई वैल्यू को वेरीफाई करता है। यानी ये फॉर्मूला जो है हमारे रेले ने उसको ही कुछ वो करके मॉडिफाइड करके दिया होगा, सोचा होगा। और ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है? ये सबको वेरीफाई करता है। यानी कि इसको अगर आप सुनो, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है? किसी को डिफरेंशिएट करोगे, उसको इक्वेट करोगे जीरो से तो आपको आएगा। तो वैसे ही अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करा विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा, उसको इक्वेट करा ना, तो आपको लैम्डा इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट मिल जाएगा, वो कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल जाएगी। आपने अगर इसको इंटीग्रेट करा लैम्डा के साथ में, है ना, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या मिलेगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, यानी कि स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ का वेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला सभी को एक्सप्लेन करता है। इट इज एडिशनल, कभी ये काम कम आएगा, लेकिन है ना, इसके पूरे ग्राफ के एक्सप्लेनेशन ये दोनों क्राइटेरिया से निकलते हैं, जिसमें ये ज़्यादा सभी के लिए एक्यूरेट है। गॉट इट? तो आखिरी जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उस पर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिए हैं, है ना। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक ब्यूटीफुल लॉ है, क्योंकि लैम्डा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। उससे हमें किसी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कलरफुल दिखाई देती है, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मिल